नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अपने व्याख्यान के दूसरे दिन में हैं, जिसमें हम कल जहां से छोड़ा था उसके आगे की परिचर्चा करते हुए आज बात करेंगे कि निबंध होता क्या है और उसे लिखना कैसे है। ठीक है, 1 मिनट का समय ले लेते हैं। तब तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है कल वाली बातों में तो पूछ सकते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ नहीं आया 2022-2023 में, तो अभी 2022-23 की हमने चर्चा की नहीं है, ठीक है। और 23 की परिचर्चा, जो 23 में जो ऐसे पूछे गए हैं उनकी चर्चा आखिरी मॉड्यूल में करेंगे, तो थोड़ा सा उसके लिए धैर्य बना के रखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? रजाई वाली ठंडक आ गई? नहीं नहीं, चाय नाश्ता नहीं होता इतनी सुबह सुबह, बस गर्म पानी लेके बैठना होता है यहाँ, ठीक है। अच्छा, बहुत तेज वाली ठंड है। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग अपनी परिचर्चा आरंभ करते हैं। अनुमति है आगे बढ़ने की? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हमने कुछ निबंध के टॉपिक्स की चर्चा की थी, उनको देखा था कि कैसे उनके आयाम और उनके अर्थों को समझते हुए हमें लिखना होता है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि एस्से का टॉपिक जो दिया जाता है तो कई बार वो लगता है कि क्या आ गया है, उसके पीछे का कारण क्या है कि हम उसके शब्दार्थ में चले जाते हैं, उसके शब्द के अर्थ को समझने लगते हैं, जबकि शब्द और भाव में अंतर है। तो हमें जब निबंध को लिखना होता है तो उसमें भावों की आवश्यकता होती है। भाव में आपका व्यंग भी आ जाता है, भाव में हंसी मजाक की स्थिति वाली जो बातें होती हैं वो भी आ जाती हैं, भाव में किसी संदर्भ में बात जो की गई है उसकी भी परिचर्चा हो जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभी अगर 1-2 साल पहले आपने न्यूज को लगातार पढ़ते रहे होंगे तो शशि थरूर जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? हमारे पूर्व जो है सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर भी रहे हैं और अभी भी सांसद हैं। शशि थरूर जी का नाम नहीं सुना है किसी ने? ठीक है, तो उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा कि जिस तरह से भारतीय समाज में जो धार्मिक मतभेद हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, उस मतभेद के कारण भारत हिंदू पाकिस्तान बनने के कगार पर है। ठीक है, अब ये हिंदू पाकिस्तान एक संदर्भ की बात थी, क्योंकि पाकिस्तान शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किस संदर्भ में था? पाकिस्तान बना था इस्लामिक कंट्री के रूप में। ठीक है, तो हिंदू पाकिस्तान से तात्पर्य है कि एक हिंदू राष्ट्र जिसमें अन्य धर्मों के लिए कोई खास स्थान या लाभ नहीं हो। तो जहां संदर्भ की बात होती है, ठीक है, जहां संदर्भ की बात होती है तो हमें संदर्भ को समझते हुए उस निबंध की तैयारी करनी होती है। जैसे मैं कुछ निबंध के जो टॉपिक बचे थे उनका मीनिंग आपको बता देता हूं केवल, ठीक है, तो उसके मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सरलता चरम परिष्करण है। अब कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये सब जो जितनी भी बातें होती हैं, तो जो व्यक्ति सरल होता है वह क्या करता है? हमेशा स्वीकार्यता की स्थिति में होता है, वह हमेशा विनम्र होगा, वो हमेशा दूसरों को सम्मान देते हुए
अपने लाभ की पूर्ति के लिए भी क्या करेगा, दूसरों के समक्ष जो है बेहतर तरीके से पेश आएगा, बेहतर तहजीब की बात करेगा। तो जब जो व्यक्ति सरल होगा, जिसमें सिंप्लिसिटी होगी, वो हमेशा क्या करता है कि विनम्र होता है। उसका स्वभाव ऐसा होगा कि लोग उसको स्वीकार करेंगे, लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती होता है कि नहीं होता। हेलो, आप सभी लोग जग भी रहे हैं या लॉगिन करके चले गए हैं? क्योंकि एक आध लोगों का ही मैसेज आ रहा है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? थोड़ी खरखराहट है आपकी वॉइस में। खरखराहट तो नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। अब ठीक है? एक बार बता दीजिए कि अब सब ठीक है, सबको आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो क्लियर दिख रहा है? गुड। चलिए, दूसरा है विवेक सत्य को खोज निकालता है। अब विवेक क्या है? आपका कोई मित्र? विवेक आपकी समझ है, आपका ज्ञान है। तो जब व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेता है, जब व्यक्ति तर्कों का सहारा लेता है, उसके अनुसार वो क्या करता है, किसी न किसी प्रकार अपने सत्य तक पहुंच ही जाता है। माइक तो ठीक लगी हुई है मेरी। हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज? प्रथम समझ में नहीं आया। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट रिफाइनमेंट। सरलता, चरम, चरम का मतलब होता है अल्टीमेट, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। तो जो व्यक्ति जितना सरल होगा, उसके जीवन में सुधार की प्रक्रिया उतनी क्या होगी, तीव्र होगी। वो उतनी आसानी से सुधार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है? जैसे मानिए कि आपको कुछ नहीं आता है और आपको ये पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, उसे स्वीकार करते हुए। अभी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, यहां से तो ठीक कर लिया है मैंने, रिफ्रेश भी कर दिया, माइक भी ठीक है। धर्मराज, अब ठीक है? सब लोगों को आवाज आ रही है? चलिए, तो सरलता चरम परिष्करण है। इससे तात्पर्य क्या है? जैसे पुनरुत्थान की बात करते हैं, रिफाइन कब किया जाता है, साफ सुथरा कब किया जाता है, जब उसमें कुछ कमी होती है। तो सरल जो व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति हमेशा सुधार की प्रक्रिया को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो सरलता व्यक्ति का वह व्यक्तित्व है जो स्वीकार्यता की भावना के साथ अपने में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर किए जाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है? तो इसको उदाहरण के साथ आपको लिखना है। दूसरा है विवेक सत्य को खोज निकालता है। विवेक क्या है? आपके ज्ञान, आपके तर्क करने की समझ को विवेक कहा जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है कि वह सत्य को खोजने के लिए अलग अलग तर्कों का सहारा लेता है।
जैसे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप सिविल सेवा की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक उस लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा तब तक आप उसकी तैयारी पूरी निष्ठा के साथ नहीं करेंगे। तो उसके कुछ ना कुछ कारण आपके मन में होंगे कि मुझे बहुत एक पैसे वाली नौकरी चाहिए, दूसरी मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तीसरी मैं सिविल सेवा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के का प्रयास करना चाहता हूं, मैं उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूं या चाहती हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने मन में जन्मे प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ लेता है, ठीक है, वह क्या करता है, सत्य तक पहुंच जाता है। तो सत्य के लिए किसका सहारा आप ले रहे हैं, अपने ज्ञान का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्य का अर्थ क्या है, किसी भी चीज, सत्य तीन होते हैं। पहला सत्य जिसमें आपकी कहानी होती है, दूसरा सत्य जिसमें आपके विरोधी पक्ष की कहानी होती है, और तीसरा जो वास्तव में सत्य होता है। तो तीनों में से आपको वास्तविक सत्य तक पहुंचना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों की कहानी सुन करके उसके बाद उसमें से एक निचोड़ निकालते हैं कि कौन कौन से बिंदु पर दोनों पक्ष एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब वो प्योरली सही है, पूरी तरह से सही बात कर रहा है, वो प्योरली सही है, सत्य है। ठीक है। तो हमेशा तर्क के आधार पर, हमेशा अपने ज्ञान के आधार पर आप क्या करते हैं, सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जब लोग आपसे बात कर रहे हैं और वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग प्रतिक्रिया होती है। यदि आप में उस प्रतिक्रिया को पहचानने की क्षमता है तो आप तुरंत समझ लेंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो वो क्षमता क्या है, आपका ज्ञान है, आपका विवेक है। आप झूठ बोलते हैं? बिल्कुल, मैं झूठ बोलता हूं और इस बात से कोई इनकार नहीं करता। ठीक है। और जब से मोबाइल फोन आया है तो भारत का 99% व्यक्ति, ठीक है, शायद 100% भी होंगे, पर 99% व्यक्ति तो झूठ जरूर बोलता है। ठीक है। और कुछ नहीं तो ये जरूर बोलता है कि अरे बस घर से निकल गए, पहुंच चुके हैं, जबकि वो घर में ही होता है। तो इतना झूठ तो बिल्कुल ही बोलता है कोई भी। ठीक है। नेक्स्ट, तो सत्य का रास्ता जो है वह विवेक से होके गुजरता है। ऐसा झूठ जो किसी की जान बचाए वो सच के बराबर होता है। इसके बारे में एथिक्स में चर्चा करेंगे जब नीति शास्त्र की कक्षा होगी, या पहले आपने अगर नीति शास्त्र की कक्षा अटेंड की है तो उसमें ये इस बात पर चर्चा हुई थी कि कहाँ पे सच, झूठ को सच माना जा सकता है, कहाँ नहीं माना जा सकता है। ठीक है। सबके इसके बारे में सबके अपने अपने राय हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद मूल्य वे नहीं जो मानवता हैं, मूल्य वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन की जब आप बात करते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, ठीक है, कोई व्यक्ति जब उस स्थिति में पहुंच जाता है तो क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति मूल्यों से बंधित है, इसमें सभी मूल्य व्याप्त हैं जिन मूल्यों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। जैसे मानवता के लिए क्या आवश्यक है, सहयोग, सहिष्णुता, सभी के लिए प्रेम। तो आप चाहेंगे कि समाज कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए। तो आइडियल सिचुएशन की तरफ जब पहुंचते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सभी मूल्यों से क्या है, सभी प्रकार के मूल्यों से इसमें
इसका अलंकरण हो चुका है, अर्थात सभी मूल्य इसमें व्याप्त हैं। जैसे गौतम बुद्ध की बात अगर हम करें तो बुद्ध और जो सिद्धार्थ है दोनों में क्या अंतर है? सिद्धार्थ एक व्यक्ति है, लेकिन गौतम बुद्ध एक विचार है, एक आइडियल स्थिति की बात करते हैं। वह व्यक्ति जिसको ये पता है कि ज्ञान का अर्थ क्या है, जिसमें वो सारे मूल्य विद्यमान हैं जिनके माध्यम से वो समाज को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, हाँ, ये एथिक्स से रिलेटेड है। तो उसमें पढ़ते हैं ना वैल्यू। एक मिनट, एसी थोड़ा सा देख लूं, गर्मी हो रही है। ठीक है, ठंडी में भी एसी, आप कौन है प्रभु? ठंडी में एसी की बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं तो उनकी गर्मी होती है। दूसरा, स्टूडियो क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है जिसका बाहर से कोई संपर्क नहीं होता, तो इन लाइट्स की वजह से अंदर गर्मी हो जाती है। ठीक है, चलिए एथिक्स टॉपिक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सराहना के लिए। ठीक है, तो एक आइडियल सिचुएशन में पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या करता है, वो बताता है कि क्या क्या होने से व्यक्ति मानवता की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो वही क्या होते हैं, मूल्य हैं। एथिक्स में हमने पढ़ा है कि मूल्य क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो आवश्यक समाज के लिए स्वीकार्य नियम है, उन स्वीकार्य नियमों का समुच्चय ही मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। ये गांधी जी का एक कोट भी है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि गांधी जी के पास एक बच्चे को लाया जाता है और उसकी माँ कहती है कि ये मीठा बहुत खाता है, आप इसको समझाइए। तो गांधी जी कहते हैं कि आप इसको नेक्स्ट वीक लेकर के आइएगा। उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया गांधी जी ने। जब नेक्स्ट वीक लेकर के आया तो उस गांधी जी ने बच्चे को कहा कि देखो बच्चे, मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे ये दिक्कत है। तो उस माँ ने गांधी जी से पूछा कि इतनी सी बात तो आप पिछले सप्ताह भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि पिछले सप्ताह तो मैं खुद ही चीनी बहुत खाता था, तो जो गलती मैं खुद कर रहा हूं उसके लिए यदि दूसरे को रोकने का प्रयास करूं तो क्या वह व्यक्ति मेरी बात मानेगा? इसी प्रकार एक और प्रसंग है कि जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी बीमार थी तो डॉक्टरों ने उन्हें नमक न खाने की सलाह दी। लेकिन नमक एक ऐसी चीज है खाने में कि यदि तेज हो जाए तो भी दिक्कत करती है और कम हो तो भी स्वाद नहीं आता है, कि नहीं? तो डॉक्टरों ने जब कस्तूरबा गांधी को नमक न खाने की सलाह दी, फिर भी वो खा लेती थी। गांधी जी उनको बहुत समझाते थे कि देखिए ऐसा मत कीजिए, मत खाया कीजिए। तो उन्होंने एक दिन कहा कि जरा आप छोड़ करके देखिए, फिर पता चलेगा कि बिना नमक के खाने का स्वाद कैसा होता है। तो गांधी जी ने भी उनके साथ बिना नमक का खाना खाना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक उदाहरण बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उदाहरण होता है व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है।
बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं वो किसका अनुसरण करते हैं? गौतम बुद्ध का अनुसरण करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक या अनुयायी जितने हैं वो जैन धर्म का के जो तीर्थंकर रहे महावीर जैन, उनकी आराधना करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। एक नेता, एक लीडर जो होता है उसको आइडियलिस्टिक क्यों होना चाहिए? कि उस व्यक्ति में वह गुण होना चाहिए कि लोग उसको उदाहरण की तरह पेश कर सके। सर क्यों मना किया डॉक्टर ने नमक खाने से? निशा हो सकता है उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, और जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उसको नमक खाने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है इसके लिए मना किया होगा। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक, ये फिर एथिक्स का पोर्शन है। ठीक है, या फिर इसको कहें तो ये फिलॉसफी का भी टॉपिक हो सकता है कि आपकी मेरे बारे में धारणा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह आपकी सोच को दर्शाता है, और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, तो यह आपके ज्ञान, आपके विवेक और आपके सोचने की क्षमता पर निर्भर करेगा। क्या उस पर मेरा कोई नियंत्रण हो सकता है? मैं आप लोगों से क्लास में चर्चा कर रहा हूं, ये परिस्थिति सामान्य है। हो सकता है कि 100 लोगों में से 70-80 लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। 30 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो और बिल्कुल हवा में जा रही हो। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है। अब ऐसे में जिन्हें समझ में नहीं आएगी और जिन्हें समझ में आएगा, दोनों के दिए गए रेटिंग में अंतर होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप जिस तरह से समझेंगे उसी के अनुसार आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। उसी के अनुसार आप मेरे बारे में एक धारणा बनाएंगे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या सर अच्छा नहीं पढ़ाते। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। वहीं जिन्हें समझ में नहीं आएगा वो कहेंगे सर क्या ही बात कर रहे थे, हवा में बातें जा रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जिनके जो बातें हवा में जिनके लिए जा रही है, तो उनके मन में मेरे प्रति जो सोच होगा वो कैसा होगा? नकारात्मक सोच होगा। जिनको समझ में आ रही है उनकी मेरे प्रति जो सोच होगी वो सकारात्मक सोच होगी। और ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहते हैं कि आपकी मेरे बारे में धारणा जो है आपकी सोच को दर्शाता है, और आपकी सोच किससे निर्मित होती है? आपकी समझ से निर्मित होती है। लेकिन आपके सोच की प्रतिक्रिया के रूप में जो मेरा एक्शन होगा वो मेरा संस्कार है। जैसे गांधी जी अहिंसा का अनुसरण करते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप क्या कीजिए? दूसरा गाल भी सामने कर दीजिए। उससे उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा, और हृदय परिवर्तन होगा तो वह व्यक्ति दोबारा आप पर हाथ नहीं उठाएगा। है कि नहीं? उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तो जो प्रतिक्रिया आप देते हैं वही कोई उत्तेजित व्यक्ति है, एग्रेसिव व्यक्ति है, अगर उस पर कोई हाथ उठाए, मुन्ना भाई एमबीबी वो गांधी कौन सी मूवी थी मुन्ना भाई वाली, सेकेंड पार्ट जो थी जिसमें गांधीगिरी था, ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। तो उस मूवी में आप देखते हैं कि संजय दत्त साहब जाते हैं और एक घर के बाहर धरना दे रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड आकर के एक थप्पड़ मारता है, तो उनका जो सर्किट है वो उठता है उसको मारने के लिए। तो संजय दत्त क्या कहते हैं? अरे रुको रुको, बापू ने बोला है कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए। तो वो सिक्योरिटी गार्ड दूसरे गाल पर भी मार देता है। तो फिर वो खींच करके वापस मारता है, कहता है कि बापू ने ये नहीं बताया कि दूसरे गाल पे भी कोई मारे तो क्या करना चाहिए।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर जैसी भावना होगी, आपकी परवरिश जिस प्रकार की हो रही हुई होगी, आपके अंदर जितनी सहनशीलता होगी, उसी प्रकार आप प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो प्रतिक्रिया आपके संस्कार पर निर्भर करती है, आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। अंशुमन, आप कई बार पूछ चुके हैं कि सर यूपीएससी में फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का विषय अलग से पढ़ना होता है या एथिक्स में हो जाता है? देखिए, दर्शन शास्त्र अपने आप में एक विषय है जो ऑप्शनल में लोग लेते हैं। आपको जितना पढ़ना है, अगर आप ऑप्शनल में नहीं ले रहे हैं तो आपको जितना पढ़ना है वो एथिक्स में काफी है। ठीक है, चलिए दूसरा आगे करने पर लिटा ही देंगे ये लोग। चलिए, मतलब ये तो गांधी जी की बात है, अब आपकी बात, आपका आपका तरीका अलग हो सकता है, भगत सिंह का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, साइंस एंड टेक से भी कुछ आए, क्योंकि साइंस एंड टेक हमेशा क्या बात करता है कि जितनी तकनीक बढ़ती है उसके तुलना में खतरा भी उससे उतना ही बढ़ता है। तो दोनों ही परिस्थितियों के रूप में आपको क्या करना होता है, समझना पड़ता है और उसका निबंध लिखना पड़ता है। जैसे 2021 का यह निबंध है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। अब देखिए, जैसे कोविड आया, कोविड में जब क्या पहला जो वेव आया था उसमें त्रासदी कितनी हुई थी, नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान दूसरे वेव की तुलना में कम हुआ था। पहले वेव में आपको कहीं कहीं समाचारों में सुनने को मिलता था कि इतनी डेथ्स हो गई हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए। लेकिन सेकेंड वेव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने आसपास किसी न किसी व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होते हुए नहीं देखा हो। ठीक है, तो सेकेंड वेव में इतनी ज्यादा क्षति पहुंची थी। तो वो क्या करता है, आपके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक इसलिए इसमें कहा गया कि जब भी कोई भी घटनाक्रम होता है, ठीक है, उस घटनाक्रम में जो त्रासदी होती है और वह घटना जब उदाहरण के रूप में कार्य करती है, ठीक है, दोनों में क्या होता है, एक दोहराव होता है, एक पुनरावृत्ति होती है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे आपकी क्या होती है, समझ विकसित होती है, आप सुरक्षात्मक उपायों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। त्रासदी का अर्थ विध्वंस हो सकता है, नुकसान पहुंचाने वाली घटना हो सकती है। ठीक है, समझ में नहीं आया? माइक बहुत हिल रहा है। माइक तो स्टेबल है, माइक बिल्कुल नहीं हिल रहा है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में वापस आया।
आपके बिना सुना सुना लगता है, अरे ऐसा भी मत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो प्रहसन का मीनिंग होता है ढोंग। प्रहसन का मीनिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं फार्स, ठीक है। एक ऐसी घटना जो हास्यास्पद लगे, ठीक है। तो इसका अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, एक बार त्रासदी के रूप में, अर्थात एक ऐसी घटना जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया हो, और दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में, एक ढोंग के रूप में, एक हास्यास्पद घटना के रूप में। जैसे आप पहली बार अगर किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो इसका मतलब गलती किसकी है? गड्ढे की। लेकिन अगर दूसरी बार भी गिर जाते हैं तो गलती किसकी है? आपकी। क्यों? क्योंकि आप उस घटना से सीखने के बजाय उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे कोविड का मैंने उदाहरण दिया आपको। कोविड में क्या हुआ? पहला वेव जो आया, तो पहले वेव में सभी लोगों ने प्रिकॉशंस लिए, कोई घर से बाहर नहीं निकला, सरकार ने लॉकडाउन लगाया जो कि मतलब काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, लोगों ने टेस्ट कराए। तो उस बार डेथ की संख्या कम थी। लेकिन जब पहली बार कोई चीज ऊपर चढ़ करके नीचे गिरने लगता है तो लोग उसको हल्के में लेने लगते हैं, लोगों ने उसको मजाक में लेना शुरू कर दिया, अरे कोविड कुछ नहीं होता। तो दूसरी बार की स्थिति आप देखिए कि कितने डेथ्स की संख्या क्या हुई, अचानक से बहुत ज्यादा शार्प हो गई। हर किसी को आदित्य, त्रासदी का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति, जिससे व्यापक रूप से नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो उस नुकसान को त्रासदी कहा जाता है, ठीक है। क्षति, जी बिल्कुल, त्रासदी, क्षति। खास करके जो आपदा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो त्रासदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षति बहुत ही व्यापक होती है, ठीक है। तो सेकेंड भाग में जैसे ही आपने चीजों को हल्के में लेना शुरू किया, क्या हुआ? नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो कोई भी घटना जब एक बार होती है तो उससे नुकसान पहुंचता है, अगर आप सीख लेते हैं तो वो आपके लिए उदाहरण बन जाता है। लेकिन यदि आप उसको हल्के में लेते हैं, उसके साथ जिस तरह की सजगता से व्यवहार होना चाहिए वो अगर नहीं करते हैं तो क्या करता है? क्षति को और ज्यादा विस्तारित कर देता है, ठीक है। सर, खुद को कैसे माइंडली स्ट्रांग करें? मेडिटेशन इसका सबसे बेस्ट तरीका है। डेली 15 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। आपको 15 से 20 दिन में, ठीक है, सेम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, 15 से 20 दिन में आपको अंतर समझ में आने लगेगा, ठीक है। मेडिटेशन जितना धीरे धीरे आपका होने लगेगा वैसे वैसे ही आप क्या करने लगेंगे कि आप में सहनशीलता आने लगेगी, और सहनशीलता से क्या होता है? व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है, ठीक है। प्रहसन क्या है? प्रहसन वैसे घटनाक्रम को कहा जाता है जो कि नुकसान तो पहुंचाता है लेकिन हास्यास्पद रूप से, आपके लिए वो हास्यास्पद होता है कि हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिया तो वो नुकसान दे गया। मेडिटेशन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? कभी भी कीजिए जब आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं। इंडियन एंड वेस्टर्न एथिक्स कहां से पढ़े? उसकी चर्चा एथिक्स की क्लास में करेंगे फैजान।
मेडिटेशन में क्या करना होता है, मेडिटेशन कैसे होता है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही हम भावनाओं में सब लोग बह गए। मेडिटेशन के लिए आप लोग YouTube पे सर्च कीजिए 21 डे मेडिटेशन चैलेंज, ठीक है। श्री श्री जो रविशंकर हैं उनका है, और उन उसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि 21 डे करके देखिए, आपको यदि लाभ मिले तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, नहीं लाभ मिला तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। याचना बच्चे यहां से डिस्टर्ब नहीं हो रही है आवाज, ठीक है, क्योंकि यदि यहां से डिस्टर्ब होती तो फिर किसी को सुनाई नहीं देता, ठीक है। दूसरा है आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। अर्थात कि पहले क्या होता था कि आप अपने बारे में आत्म अनुभूति करते थे, अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते थे, लेकिन अब क्या है कि बाह्य स्रोत, आपके मोबाइल आपको जो है सो क्या करता है, आपको आपके बारे में बात करता है। मोबाइल में जैसा देखते हैं वैसे बन जाते हैं। नॉइज नहीं है, वो एसी की आवाज है जो अभी तेज चढ़ करके आया हूं, ठीक है। तो एक सी की जो साउंड है वो एसी की आवाज है। वॉइस ठीक नहीं आ रही है सर। चलिए मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है। ये कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब आवाज ठीक है। आत्मसंधान, जैसे अनुसंधान रिसर्च होता है, आत्मसंधान अपने आप को खोजने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना, कहा गया, ये कुछ विविध में इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर जो सोशल चेंजेज हैं, क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार है। अब राइट टू प्राइवेसी आपको एक फंडामेंटल राइट के रूप में मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब इस फंडामेंटल राइट में क्या होता है कि स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है कि आप देखते हैं, नहीं नहीं, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में मिला है आपको, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, ठीक है। तो फंडा किस तरह ये निजता के अधिकार पर प्रहार है। तो स्टिंग ऑपरेशन में क्या होता है, बिना आपको जानकारी दिए हुए आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है। आपने न्यूज में कई बार देखा होगा कि रिश्वत लेते हुए लोगों की वीडियो वायरल होती है। तो वो कैसे होती है, वो स्टिंग ऑपरेशन होता है बिना उनको बताए हुए। तो प्रश्न ये था कि क्या स्टिंग ऑपरेशन व्यक्ति के निजता पर प्रहार है, उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको क्या करता है, हैम्पर करता है। तो ये देखिए, जो टॉपिक्स आपके न्यूज में रहे थे उनके संदर्भ में भी इससे आया है। जैसे रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। अब रूढ़िगत नैतिकता क्या है कि जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, ठीक है। अब जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, समय और परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के अनुसार क्या होता है, वो परंपराएं सही रहें, बरकरार रहने चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। जैसे आप बात कीजिए सती प्रथा की, आप बात कीजिए बाल विवाह की। अब सती प्रथा
हो सकता है कि जिस समय शुरू हुई उस समय के सामाजिक रूप से आवश्यकता रही हो उसकी, लेकिन क्या वर्तमान आधुनिक समाज में सती प्रथा का होना आवश्यक है? वहीं दूसरी, बाल विवाह एक समय में बहुतायत स्वरूप में हो रहा था, आज भी है, ठीक है, लेकिन अभी उसकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। तो बाल विवाह एक समय की सामाजिक समस्या भले रही हो, क्या आप वर्तमान संदर्भ में चाहेंगे कि समाज में बाल विवाह को पुनर्नुमति दी जाए? ठीक है, तो जो समाज में परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों में यदि परंपरागत सोच को थोपा जाए तो क्या होगा, वह समाज को रोकने का कार्य करता है। जैसे पहले ट्रांसजेंडर को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, ठीक है, कोई बात नहीं है सीमांत, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। आराम कीजिए, ठीक है, जल्दी स्वास्थ्य लाभ लीजिए, ठीक है। तो पहले जो ट्रांसजेंडर थे, ठीक है, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए। बाद में जब अभी इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई, व्यक्तिगत अधिकारों की बात आई, तो व्यक्तिगत अधिकारों में व्यक्ति के रूप में उन्हें एक अलग से पहचान दी गई। अब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें तीन जेंडर में तीन होता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो उनको एक पहचान मिली। एलजीबीटी कम्युनिटी जो थी उनके साथ भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। जब उनको कानूनी पहचान मिली तो कानूनी पहचान मिलने के साथ ही क्या हुआ, समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी और वो लोग अब खुल करके अपने जो उनके अंदर की जो इच्छाएं थी, भाव थे, उसको प्रदर्शित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम रूढ़िवादी सोच को ही आधार बनाएं तो वो क्या करेंगे, नए युग का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूढ़िवादिता जब टूटती है तभी क्या होता है, समाज में परिवर्तन आ पाता है कि नहीं? तो क्या आप कहेंगे कि जो रूढ़िगत नैतिकता है, जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, वो आधुनिक युग के लिए सही है? क्या वो गाइड कर सकता है समाज को? ठीक है, तो इस बात पर आपको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना था। अब देखिए, ये 2022 के कुछ एसेज हैं, ठीक है, इनका मैं केवल मीनिंग बता दूं आपको कि आर्थिक उत्कृष्टता के लिए वन सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी है। अब आर्थिक उत्कृष्टता आपको समझना पड़ेगा, और दूसरा, वन कैसे आर्थिक उत्कृष्टता को समझने का मानदंड हो सकता है। तो वन के माध्यम से, वन संसाधन के माध्यम से आप देखते हैं कि कैसे कैसे वन आर्थिक रूप से उपयोगी है। ठीक है, इस पर लिखना है। अभी उस पर चर्चा करेंगे धर्मराज जी। कवि दुनिया के अनजाने विधायक हैं। अब विधायक क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है। कवि क्या है, कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का ज्ञान वहां तक पहुंच सकता है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। तो कवि क्या करते हैं, कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं, और जो जागृत समाज होता है वो क्या करता है, नए नए नियमों का निर्माण करता है, उन नियमों को अपने ऊपर आत्मसात करता है। तो इसीलिए अनजाने विधायक, अनजाने क्या कि उनको ये ड्यूटी नहीं दी गई है, लेकिन वो ऐसे कार्य करते हैं अपनी रचनात्मक शैली से कि वो उन नियमों को क्या करते हैं, स्थापित करने पर बल देते हैं। ठीक है,
इतिहास रोमांटिक आदमी पर वैज्ञानिक आदमी द्वारा जीती गई जीत की एक श्रृंखला है। अब सर एक बात बताइए, सिर्फ टॉपिक के फ्लो में ही लिखना होता है या दोनों एस्पेक्ट लिखने होते हैं? सर एस्से की बुक बता दीजिए जिससे एस्से लिखने का था। एस्से की कोई बुक नहीं आती है, ठीक है। और अल्फिसा अभी आपकी बात का जवाब दूंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। ये टॉपिक्स आपने पहले अभी 2022 का जो एस्से है उसको देखा है कि बंदरगाह में एक जहाज सुरक्षित है लेकिन वह नहीं है जिसके लिए जहाज है। अब आपको यदि आपका जन्म हुआ है तो जन्म के साथ आपके कुछ क्या है, कर्तव्य हैं। बायजूस से बुक हमें उसका क्या करें? एस्से की बुक मिली है क्या? ठीक है, अगर एस्से की बुक मिली है तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एस्से की कोई बुक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इससे 3 है, इतिहास रोमांटिक आदमी पर वैज्ञानिक आदमी द्वारा जीती गई जीत की एक श्रृंखला है। रोमांटिक आदमी क्या करता है सो बताइए? वो अपने भाव के बहाव में चलता है। और वैज्ञानिक आदमी क्या करेगा? तर्क करेगा। तो जो भी घटनाएं होती हैं उस पर जब तर्क की स्थिति आती है, ठीक है, तो तर्क जब जीतता है तो यही श्रृंखला लगातार चलती रहती है। सर इसमें कुछ टॉपिक नहीं या आइडियाज नहीं है सर, प्रीवियस ईयर ही दिख रहा है सर। तो प्रीवियस ईयर की ही बात कर रहे हैं। आपको टॉपिक का मैं स्रोत बताऊंगा कि जितने व्हाट्सएप पर आप लोग सुबह सुबह मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ, ठीक है, वो सारा आपका एस्से का टॉपिक है। ठीक है, ये सब भी जो आपका 2021 में आया हुआ टॉपिक है, सॉरी 2022 में, ठीक है। 2023 का टॉपिक अभी यहां है लेकिन इसकी चर्चा हम लोग लास्ट मॉड्यूल में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने वास्तविक स्थिति में। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? नई ऊर्जा, नए आयाम लिखना बताएंगे आप सर? हाँ हाँ बिल्कुल लिखना बताएंगे, अब वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग अपनी वास्तविक कहानी की देखिए, उदाहरण आपको बहुत सारे मिल गए। किस किस तरह के इससे आते हैं ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि निबंध की। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में निबंध का महत्व क्या है? तो निबंध का महत्व है पहला कि इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। अब बताइए, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है तो ये अपने आप में एक लाभ हो गया कि नहीं हुआ? सुस्मिता जी थोड़ा सा धैर्य प्लीज, निबंध को डेली टाइम आप नहीं दे सकते हैं, अभी बात करेंगे उस पे, एक एक करके पहले देखते हैं। तो जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको भूगोल पढ़ना है, आपको एथिक्स पढ़नी है। तो लेकिन सारे विषयों को जब आप पढ़ लेते हैं तो निबंध को अलग से नहीं पढ़ना होता है। तो ये पहला अचीवमेंट होगा या नहीं होगा? दूसरा, सभी जीएस के पेपर में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, बस उस जानकारी का उपयोग आपको कहां करना है? निबंध के पेपर में।
एक तो आप जब निबंध लिखते समय दीक्षा सर, एक बार एस्से का टॉपिक का मतलब समझ आ जाए तो लिखना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने आपको इतने उदाहरण दिखाए जो पीछे पूछे गए हैं। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण था कि आप उसके शब्दार्थ में न जाकर के भावार्थ में जाइए। भावार्थ क्या होता है कि उसको किस संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि जैसे ही आपको संदर्भ समझ आ जाएगा, उसी क्षण संदर्भ के समझे जाने के अगले ही क्षण आपको क्या होते हैं, यह पता चल जाता है कि लिखना कैसे है। अब इसका मैं अभी आपको एक उदाहरण दूंगा। तो आपको केवल सभी जानकारियों का उपयोग करना है। तीसरा महत्व क्या है कि अब जैसे जीएस पेपर 1 है, उसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, सोसाइटी भी पढ़नी है। हिस्ट्री में 5 पार्ट हैं: एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। 5 तरह की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जाकर के आपको 5 तरह की हिस्ट्री, 3 तरह की ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी एक, अर्थात 9 विषयों की जानकारी, 9 अलग अलग जो विषय हैं उनके अलग अलग जानकारी को एकत्रित करेंगे, तब जाकर के 250 अंक का बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 निबंध में आपको 250 अंक का होता है। तो ये अपने आप में 1/5 मार्क्स का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपके टोटल कितने 1750 अंक के जो मुख्य परीक्षा के एग्जाम होते हैं, मुख्य परीक्षा होता है ना 1750 अंक का। अरे हाँ कि ना? कैसे होते हैं? तो 1250 अंक के आपके 5 जीएस के होते हैं और ऑप्शनल का 500 अंक का पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। यहाँ 2 पेपर और यहाँ पे 1 + 4 पेपर। 1 आपका निबंध और 4 सामान्य अध्ययन। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे प्रत्येक विषय में आपको 2-3 विषयों को अलग अलग पढ़ना है, उन सब को जोड़ करके 250 अंक का पेपर होगा। यहाँ पे केवल उन दूसरे पढ़े हुए चीजों की जानकारी का उपयोग करके आप 250 अंक के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चौथा महत्व क्या है कि बाकी सब में आपकी मतलब बाकी सब आर्टिकल 19 की तरह हैं। कैसे आर्टिकल 19 की तरह है? कि आर्टिकल 19 में आपको राइट टू फ्रीडम में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, सब पर क्या लगा हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है कि नहीं? लेकिन इससे जो है आर्टिकल 17 की तरह है, एब्सोल्यूट है अपने आप में, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी भी स्थिति में कोई छुआछूत का अभ्यास नहीं कर सकता, कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो निबंध क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट हो गया, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको जीएस के जब किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आलोचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। तो आपको उसी जो टेलिंग वर्ड है उसी के संदर्भ में उत्तर लिखना है। यहाँ पे आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने विचारों को जितना खोल सकते हैं उतना खोल करके लिख सकते हैं। अब बताइए, ये पेपर आसान होगा या मुश्किल होगा? जहां आपको खुली छूट दी जाए, आप जब आईपीएस बन के जाएं तो सरकार आपको बुला करके कहे
कि आपको अपने क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण करना है, आपको सरकार का पूरा समर्थन और खुली छूट है, आप पर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप बन जाएंगे साधु अगासी और अब तक 56 की तरह, और जितने भी क्रिमिनल हैं या तो सरेंडर या फिर डेथ। तो इससे क्या होगा? जो पुलिस का डर है वो अपराधियों में व्याप्त हो जाएगा। तो खुली छूट जब आपको लिखने के लिए मिलती है तो आप स्वयं आकलन करते हैं परिस्थितियों का और फिर क्या करते हैं? कार्यवाही करते हैं। यहां पर आपके पास वही है, आप स्वयं आकलन करेंगे, शब्द और भाव को समझेंगे और अपने मन से जो भी इच्छा हो उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सिविल सेवा परीक्षा में निबंध पत्र का महत्व है। अब इसमें कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, तो निबंध क्या है कि ये परीक्षा का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग क्या होता है कि ये मैंडेटरी पेपर है, आपको देना ही है, देना ही है। और इसके अंक क्या होते हैं? अंक जुड़ते हैं। तो जिसके अंक जुड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट पेपर होता है। जैसे 2 अनिवार्य भाषा के पत्र की भी परीक्षा आप देते हैं, उसमें पास होना अनिवार्य है, लेकिन उसके अंक आपकी परीक्षा के जो अंतिम अंक होते हैं उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। अर्थात यदि उसमें क्वालिफाई कर गए तो बात खत्म है, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अनिवार्य भाषा में टॉप करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये अभिन्न अंग है, क्योंकि यह उम्मीदवार को गंभीर रूप से सोचने, देखिए क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले आपको सोचने, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और विभिन्न विषयों के गहन समझ को प्रदर्शित करने की क्षमता पर क्या करता है? बल देता है, उसका परीक्षण करने का काम करता है। प्रियंका अभी बात करेंगे बच्चे स्ट्रक्चर पे भी। ठीक है, एक एक करके हर कदम पे आएंगे, हर तरह की बात करेंगे। यदि क्लास के जब मैं कहूं कि ये टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके मन की कोई जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको पूछने की खुली आजादी है, उतनी ही आजादी जितना निबंध लिखने में आपको आपके विचारों को फैलाने की है। ठीक है, वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बस इतना होगा कि परीक्षा और परीक्षा के लिए आवश्यक तथ्यों के संदर्भ में आप सवाल करें। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ऐसे क्या काम करता है? आपके सोचने की क्षमता, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता और विभिन्न विषयों के गहन समझ को प्रदर्शित करने की क्षमता, तीनों को होलिस्टिक रूप से एक जगह ला करके प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका कुल वेटेज कितना है? तो 1750 अंक जो मुख्य परीक्षा का है उसमें से 250 अंक केवल एस्से को आवंटित है, और ये 9 पेपर में से एक पेपर बन जाता है। ठीक है, जिसकी हमने चर्चा, और इसके मार्क्स जुड़ते हैं अंतिम रैंकिंग के लिए। तो इसीलिए इसमें अगर अच्छा नंबर आ गया, देखिए जीएस के जो 4 पेपर हैं, जीएस 1 से लेकर के जीएस 4 तक, इनमें औसतन किसी का ज्यादा किसी का कम 100 प्लस माइनस 5 उसके आसपास सामान्यतः रहते हैं। तो जब सबके सामान्यतः